वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं प्रोटोकॉल और उनके ईयर को ट्रिक से याद करेंगे और सभी प्रोटोकॉल हम लोग सीक्वेंस में याद करेंगे जिससे कि आपको आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएं। और इस एक वीडियो में सम्मेलन से संबंधित आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करेंगे हम रामसर कन्वेंशन के साथ। रामसर कन्वेंशन यह एक इंटरनेशनल संधि है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समर्पित है। यह हुई कब थी? तो 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पर? ईरान का एक शहर है रामसर, रामसर में हुई थी। और लागू कब हुई थी? हुई तो 1971 में थी, लेकिन यह संधि लागू हुई थी 1975 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो भारत ने इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर 1982 में किया था। और वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है? 99 रामसर साइट है। जो 99 नंबर की है वो अभी हाल ही में घोषणा हुई है शेखा झील बर्ड सेंचुरी, जो अलीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। उसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश की 12वीं है और भारत की 99 नंबर की रामसर साइट है। और यह संधि 2 फरवरी को हुई थी, 2 फरवरी 1971। इसी वजह से 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और 1971 में हुई थी। इसे याद कैसे करेंगे? तो रामसर, रामसर की बात हो रही है। और अगर रामसर को हम अलग करें, राम को अलग कर दें, सर को अलग, तो क्या हो गया? रामसर। और राम ने किसका सर काटा था? राम ने रावण का सर काटा था। क्यों काटा था? क्योंकि वो समाज के लिए खतरा था। खतरा और 71, इसको हम लिंक करेंगे ऐसे तो याद हो जाएगा। खतरा और 71, खतरा से 17 होता है, लेकिन उसको उल्टा कर देकर तो 71 हो जाता है। तो 1971 में हुई थी रामसर संधि। इसके बाद फिर जो अगला है वो है स्टॉकहोम सम्मेलन, जो हुआ था 5 जून 1972 को। तो ये हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 1971 की घटना, फिर 1972। तो 5 जून 1972 को स्थान स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित किया गया था। इसको यूनाइटेड नेशंस द्वारा। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करना, इसके जो मुख्य उद्देश्य थे। और इसका परिणाम क्या निकला? तो स्टॉकहोम घोषणा जारी हुई जिसमें 26 सिद्धांत थे और यूएनईपी की स्थापना इसी दौरान हुई। तो यूएनईपी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे घोषित किया गया। और इंदिरा गांधी का एक कथन है जो फेमस है इसी से रिलेटेड, कि इन्होंने कहा था पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट पॉल्यूटर। पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट पॉल्यूटर, यानी कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है। ये इंदिरा गांधी का कथन है। तो अब इसका ईयर कैसे याद रखेंगे? वैसे तो अगर आप सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद रहेंगी कि सबसे पहले हमने पढ़ा था रामसर कन्वेंशन 1971 में, उसके अगले ही वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन पढ़ा। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं याद होता है तो इसका एक हिंट है, जैसे कि इंसान बहुत सारी चीज़ें क्या करता है, घर में स्टॉक करके रखता है। घर में क्या करता है? स्टॉक करके बहुत सारी चीज़ें रखता है जिससे कि कोई समस्या ना आए ज़िंदगी में, ज़िंदगी उसकी बेहतर रहे, कोई समस्या ना आए, इसलिए वो घर में चीज़ों को स्टॉक करता है। तो स्टॉक से हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। और बेहतर रहे ज़िंदगी इसलिए स्टॉक करता है, तो बेहतर से हो जाएगा 72। तो 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। इसके बाद अगला है साइट्स, जिसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसकी जो पहली बैठक हुई थी 3 मार्च 1973 को हुई थी वाशिंगटन डीसी में। तो 1973 में सारे ईयर सीक्वेंस से हैं। रामसर कन्वेंशन 1971, फिर अगले ही वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, फिर अगले ही वर्ष 1973 में साइट्स, जिसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसकी पहली बैठक 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन डीसी में हुई थी। लेकिन लागू की बात करें तो 1 जुलाई 1975 को यह लागू हुआ। यह क्या है? तो यह सरकारों के बीच एक समझौता है जो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित या प्रतिबंधित करता है। संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना और जैव विविधता का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट है
ब्रूडलैंड रिपोर्ट, यह रिपोर्ट 1987 में आती है और इसके जो हेड थे, अध्यक्ष थे, वो थे ग्रो हार्लेम ब्रूडलैंड। इन्हीं के नाम पर जो इस रिपोर्ट का नाम पड़ता है ब्रूडलैंड रिपोर्ट पड़ता है। आयोग कौन सा था? तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित आयोग है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। तो इस आयोग के अंतर्गत जो ब्रूडलैंड रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट का जो नाम है, नाम क्या है पूछा जाता है तो अवर कॉमन फ्यूचर है। रिपोर्ट कौन सी? ब्रूडलैंड रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? अवर कॉमन फ्यूचर रखा गया। मुख्य अवधारणा क्या थी? तो इस रिपोर्ट ने सतत विकास की परिभाषा दी। इसका क्या मतलब होता है सतत विकास? तो ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को नुकसान ना पहुंचाए, उसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। सतत विकास का जो लक्ष्य है 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया, और सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अंतर्गत 17 लक्ष्य 1 जनवरी 2016 से आधिकारिक रूप से लागू हुए, जिन्हें हासिल करने का जो लक्ष्य है कब तक का है पूछा जाता है तो 2030 तक का है। तो यह है ब्रूडलैंड रिपोर्ट, जो कब आती है? 1987 में आती है। तो 1987 में, इसे याद रखें, सबसे पहले हमने पढ़ा रामसर कन्वेंशन 1971, अगला था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, उसके बाद फिर 1973 में हमने साइट्स वाला पढ़ा, और फिर सीधा हम आए 1987 में ब्रूडलैंड रिपोर्ट देखी। इसके बाद फिर नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिस पर 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ईयर 16 सितंबर 1987। इसमें आपको डेट भी याद रखना है 16 सितंबर। क्यों याद रखना अभी बता रहे। जो 1987 है और जो अभी हमने पढ़ा ब्रूडलैंड रिपोर्ट और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोनों ही 1987 के हैं, ऐसे आप याद रखें। और 16 सितंबर को हुआ था, इसी वजह से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। लक्ष्य क्या था इसका? तो ओजोन परत को जो नष्ट करने वाले रसायन हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs गैसें, इनके उत्पादन और उपभोग को समाप्त करना। और इसका ईयर कैसे याद रखेंगे? तो अगर हम मॉन्ट्रियल को मॉनिटरिंग कर लें, मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो सत्ताधारी करेंगे। किसी चीज़ की अगर मॉनिटरिंग करनी है तो कौन करेगा? जो सत्ता में होगा वही करेगा, सत्ताधारी करेंगे। तो सत्ताधारी से 87 हम लिंक कर सकते हैं, या फिर आपको इतने अच्छे से मैंने समझा दिया है कि आपको बिना ट्रिक के ही ईयर याद हो जाएंगे, इसी वजह से मैंने सारी चीज़ों को सीक्वेंस में रखा है। तो इससे आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से मुख्य बिंदु क्या याद रखना है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, हस्ताक्षर जिसमें 16 सितंबर 1987 को हुए, स्थान मॉन्ट्रियल कनाडा, और लक्ष्य क्या है? ओजोन परत की रक्षा करना। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसी वजह से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो है ADRI, जिसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में, स्थान पटना। मुख्य कार्य क्या है? ई कचरा प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी करना और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखें, ईयर भी याद रखें। फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और स्थापना वर्ष 1991। जो हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा 1987, उसके बाद 1987 से फिर सीधा हमें आना 1991 में। 1991 में ADRI जो मुख्य कार्य है ई कचरा प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी करता है ये, और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देता है। तो ADRI से इतना याद रखें। इसके बाद फिर नेक्स्ट है जैव विविधता संधि। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य है बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना, और यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह संधि 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। यूनाइटेड नेशंस के तहत यह संधि हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव संसाधनों का सतत उपयोग करना, और जैव संसाधनों से मिलने वाले जो लाभों का न्यायपूर्ण वितरण। भारत ने इस संधि में पूछा जाए हस्ताक्षर कब किए? तो 1992 में ही किए थे, लेकिन 2 वर्ष बाद इसे लागू किया था भारत ने 1994 में। ठीक है, संधि तो 1992 में हुई और 1992 में ही भारत ने इसमें साइन कर दिए, लेकिन लागू की बात करेगा तो 1994 हो जाएगा। और इसके अंतर्गत अगर हम जैव विविधता के लाभ देखें तो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना,
खाद्य एवं औषधि का स्रोत है ये, आर्थिक विकास में सहायक है, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, ये जैव विविधता के लाभ हैं। इसी वजह से जैव विविधता को का संरक्षण करने के लिए यह संधि हुई थी, जैव विविधता संधि। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे ईयर इसका, तो जैव विविधता, और जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, वन में पाई जाएगी। कहाँ देखने को मिलेगी, तो वन में मिलेगी, वन में देखने को मिलेगी। तो वन वे को अगर हम करें तो 92 लिंक हो रहा है इससे, तो वन में देखने को मिलेगी तो 92। ठीक है, तो जैव विविधता संधि 1992 में हुई थी। इसके बाद फिर है पृथ्वी सम्मेलन, ये भी 1992 में हुआ था, तो दोनों ईयर सेम है। जैव विविधता संधि 1992 में और पृथ्वी सम्मेलन ये भी 1992 में हुआ था। इसका आयोजन जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है, तो रियो डी जेनेरियो कॉमन है और ईयर भी कॉमन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर चर्चा करना और सतत विकास के लिए वैश्विक योजना बनाना इसका उद्देश्य था। पृथ्वी सम्मेलन के अगर मुख्य बिंदु हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया था, सतत विकास की अवधारणा आती है और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर पृथ्वी का निर्माण करना, इसके मुख्य बिंदु थे पृथ्वी सम्मेलन के, जो 1992 में हुई थी। और जिन लोगों को न याद हो कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, तो उनके लिए ट्रिक है कि पृथ्वी की बात है जिसे हरा भरा रखना है, पृथ्वी की बात है, इसको क्या करना है, हरा भरा रखना है, वीरान नहीं होने देना है, इसको हरा भरा रखना है। तो वीरान से हम 92 लिंक करेंगे, या फिर आप ऐसे ही याद रख सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया है। अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको सभी ईयर आसानी से याद हो जाएंगे बिना किसी ट्रिक के। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हमने देखा, जैव विविधता संधि ये भी 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में दोनों हुए थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। यह भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 1997 में क्योटो जापान में अपनाई गई थी और 2005 में लागू हुई थी। तो अपनाई गई थी 1997 में, लागू हुई थी 2005 में। उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य था। तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए थी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य था। तो इसका ईयर याद रखना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है और 1997 में ये अपनाई गई थी, लागू लेकिन 2005 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल यह जैव प्रौद्योगिकी से बने जीवित परिवर्तित जीवों को सुरक्षित उपयोग व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक समझौता है। 29 जनवरी 2000 को कार्टाजेना प्रोटोकॉल आया। स्थान मॉन्ट्रियल कनाडा। किस संधि के अंतर्गत, तो जैव विविधता संधि के अंतर्गत यह आता है। इसका मुख्य उद्देश्य था जीएम फसलों या जीवों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना। जीएम फसलें या जीव क्या है, तो जीएम फसल या जीव क्या है, तो जिनके जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है उन्हें कहते हैं जीएम फसल या जीएम जीव। ठीक है, जिनके जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है उन्हें जीएम फसलें या जीएम जीव कहते हैं। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था जीएम फसलों या जीवों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना था। देशों को आयात निर्यात से पहले जानकारी देने की व्यवस्था। लागू कब हुई थी यह, तो 11 सितंबर 2003 को यह लागू हुई थी। और भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत इसका सदस्य 23 जनवरी 2003 से है। लागू हुई 11 सितंबर 2003, लेकिन भारत जो इसका सदस्य है 23 जनवरी 2003 से है। इसमें फिक्स होता है कि जब इतने देश सदस्य बन जाएंगे तभी लागू होगा। तो लागू कब हुई, सितंबर 2003 में लागू हुई। इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक है कि किसी भी चीज़ को अगर काट दें, क्योंकि कार्टाजेना में क्या है, काटने की बात हो रही है, तो किसी चीज़ को अगर काट दिया जाएगा तो जो उसका अस्तित्व है 0 हो जाएगा। तो 0 से आपको ईयर 2000 याद रहेगा। तो मुख्य बिंदु आप लोग जरूर याद रखें कि 29 जनवरी 2000 को ये आता है। स्थान मॉन्ट्रियल कनाडा। जैव विविधता संधि के अंतर्गत आता है। जीएम फसलों जीवों को सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। आयात निर्यात से पहले जानकारी देने की व्यवस्था। और लागू की बात करें तो सितंबर में लागू हुआ था, सितंबर 2003 में, और भारत इसका सदस्य 23 जनवरी 2003 से है। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद फिर नेक्स्ट है
जिनेवा प्रोटोकॉल। जिनेवा प्रोटोकॉल यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1925 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करना था। यह प्रोटोकॉल युद्ध में उपयोग होने वाले रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास, भंडारण और उपयोग पर रोक लगाता है और इसका उद्देश्य मानवता की रक्षा करना, युद्ध में अमानवीय हथियारों के उपयोग को रोकना था। इसको याद रखें, जिनेवा प्रोटोकॉल जो 1925 का है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे इनके ईयर को। सबसे पहले हमने जो पढ़ा रामसर कन्वेंशन जो 1971 में हुआ था, फिर 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, फिर अगले ही वर्ष 1973 में साइट्स। ये तीनों आपको याद रखना है, 1971, 1972, 1973। इसके बाद फिर 1987 में ब्रूडलैंड रिपोर्ट आती है 1987 में, और इसके बाद फिर 1987 में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। तो दोनों का ईयर सेम है, 1987 में ब्रूडलैंड रिपोर्ट और 1987 में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद फिर ADRI एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगले ही वर्ष 1992 में दो याद रखना है, एक तो जैव विविधता संधि जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई थी ब्राज़ील में, और दूसरा 1992 में ही पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये भी स्थान पूछा जाए, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। तो 1992 से ये दोनों याद रखना है। इसके बाद फिर जो अगला है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। यह भी एक इंटरनेशनल संधि थी और ये 1997 में, 1992 के बाद सीधा 1997 में, कहाँ पर, तो क्योटो जापान में। इसके बाद फिर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये हुआ था 2000 में, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम काट दें तो उसका अस्तित्व क्या होगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो 2000 ऐसे याद रखना है। इसके बाद फिर जिनेवा प्रोटोकॉल जो 1925 का है, इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये 1925 का है, भारत आज़ाद होने के पहले की बात है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और किस लिए थी, तो रासायनिक हथियार और जैविक हथियारों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए हुई थी। तो यह था आज का सेशन, कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।